वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम इंडियन सोसाइटी के फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई कि वो हाई कोर्ट्स जो वेरियस हैं उनके जजेस का जो अपॉइंटमेंट होना है उनके प्रोसीजर को काफी लंबे समय तक लटकाए हुए हैं। वो नाम को जल्दी से प्रोसेस करके सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास भेज नहीं रहे हैं ताकि वो उन नामों को फाइनल कर सके और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो सके। तो काफी लंबे समय से लगभग 1.5 सालों से कई सारे हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट अटका हुआ है क्योंकि सरकार डिले कर रही है। अब देखिए, जब भी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो इसमें 4 स्तर होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। वैसे कॉलेजियम सिस्टम क्या है विस्तार से बात करेंगे, पहले इन 4 स्टेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो वेरियस हाई कोर्ट्स होते हैं वो एडवोकेट्स या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स का नाम रिकमेंड करते हैं। अब ये जो नाम रिकमेंड होकर आते हैं ये यूनियन गवर्नमेंट के पास आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट उन नामों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद उन सभी नामों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास भेज दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, जब हाई कोर्ट से ये नाम आते हैं तो वहां पर भी जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो कुछ सीनियर जजेस के साथ कंसल्ट करके ये नाम फॉरवर्ड करते हैं। अब यहां पे सेकेंड स्टेज में गवर्नमेंट का काम होता है। थर्ड स्टेज पर ये नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो इन नामों को स्क्रूटनाइज करता है और फिर फाइनल रिकमेंडेशन दे देता है कि इन इन लोगों को जज के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। और उसके बाद जो चौथा स्तर होता है उसमें ये नाम प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं और प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। तो ये तो लेवल हुआ। अब यहां पे बार बार कॉलेजियम का नाम आ रहा है, आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे। एक्चुअली में ये एक व्यवस्था है, कॉलेजियम एक सिस्टम है। सिस्टम किस लिए है? ताकि जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किया जा सके। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक इवॉल्व हुआ है, कन्वेंशन बाय कन्वेंशन आप कह सकते हैं, परंपराओं के माध्यम से। पार्लियामेंट के किसी कानून के तहत यह व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है और ना ही इसके बारे में हमारे संविधान में कोई जिक्र है क्लियर कट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। कुल मिला के 5 लोगों को मिलाकर ये कॉलेजियम तैयार होता है। हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम होता है, इसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लीड करते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। जैसे कि हमने यहां बात की कि जब ये नाम रिकमेंड किए जाते हैं यहां से पहले स्तर पे, तो हाई कोर्ट का कॉलेजियम ये नाम रिकमेंड करता है। नाम का जो रिकमेंडेशन होता है अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा जो भेजा जाता है वो सरकार के पास जाता है, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास भेजता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। जो हायर जुडिशरी में जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट केवल कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही हो सकता है और गवर्नमेंट का रोल केवल उन नामों की अनुशंसा करना होता है, या फिर उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी वो मांग सकते हैं। अब यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इस संबंध में। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे। कंसल्टेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और हाई कोर्ट के जो जज हैं राज्यों में, अगर उन्हें ऐसा लगता है जरूरी है तो उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 217 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो भी जज हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। इस संबंध में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और स्टेट के गवर्नर से। और अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ में बातें लिखी गई हैं इन आर्टिकल्स में। अब देखिए, इन आर्टिकल्स को आधार बनाकर कई सारे केसेस आए हैं। 3 जजेस केस आए हैं। फर्स्ट जजेस केस 1981 में आया था, जहां पर इस बात को लेकर विवाद उठा कि जो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में कंसल्टेशन लिखा है, क्या इसका मतलब कंकरेंस है, मतलब उनसे कंसल्ट करना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो कंसल्ट कर लेंगे। अब वो सहमत हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी बात को आधार बनाकर यह पहला केस आता है जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो कंसल्टेशन किया जाएगा दैट डज नॉट मीन कंकरेंस, मतलब उनकी सहमति आवश्यक नहीं है, केवल कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ठोस रीजन है, कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण है,
तो जो उनकी राय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसे भी इग्नोर किया जा सकता है या फिर उसे मानने से इनकार किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। इस आधार पर जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसके अधिकार ज्यादा बढ़ गए और ये अधिकार लगभग 12 सालों तक बढ़े रहे। उसके बाद 1993 में सेकंड जजेस केस आता है, वहां से कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हो जाता है, जहां पर इस बात को बिल्कुल क्लियर किया गया कि जो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में वर्ड कंसल्टेशन लिखा है, इसका मतलब कंकरेंस है, मतलब वो सहमत होंगे तभी अपॉइंटमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, ये सेकंड जजेस केस में क्लियर किया गया। लेकिन ये भी कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हो रहा है तो केवल चीफ जस्टिस नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके साथ 2 और जज होने चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 और जज। तो कोलेजियम सिस्टम यहां से स्टार्ट होता है। फिर थर्ड जजेस केस 1998 में आता है, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 जजेस को कर दिया गया, मतलब 2 जजेस और बढ़ा दिए गए। 2014 में सरकार प्रस्ताव लेकर आई कि हम एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आते हैं, जो अपॉइंटमेंट करेगा जजेस का। इसमें 6 लोग होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 लोग लॉ के एक्सपर्ट होंगे, एक तो सीजीआई होंगे और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए 5 लोगों की सहमति आवश्यक होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। हमारा अगला आर्टिकल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में है। लोकसभा में यह मार्च 2020 में पास हो गया था, राज्यसभा में इस बजट सेशन के दौरान इसे रखा जाएगा। ये देखिए 1971 का जो कानून था उसे अमेंड करेगा। प्रस्ताव यह है कि जो अबॉर्शन की लिमिट है वो 20 वीक्स की अभी तक है, उसे बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया जाए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए। देखिए एक बार हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे तो कंफ्यूजन हुई थी कि 20 वीक्स है कि 24 वीक्स है। विकीपीडिया पे आपको 24 वीक्स दिखता है, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। जब ये कानून पास हो जाएगा तब ये 24 वीक्स होगा। स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन का मतलब यहाँ पर रेप सर्वाइवर्स से है, इंसेस्ट के विक्टिम से है। इंसेस्ट का मतलब होता है जब परिवार में किसी का शोषण होता है, किसी महिला का, किसी बच्ची का। डिफरेंटली एबल्ड या माइनर्स के लिए भी ये कानून लागू होगा 24 वीक्स वाला। बिल में एक ये कहा गया है कि 20 वीक्स तक अगर अबॉर्शन करवाना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगी, जबकि 20 वीक्स के ऊपर 24 वीक्स तक अगर रिकमेंडेशन करवाना है तो फिर 2 एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होगी, उनकी रिकमेंडेशन की जरूरत होगी। बिल में मेडिकल बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई है कि उन्हें भी बनाया जाएगा हर स्टेट हर यूटी में, और ये डिसाइड करेंगे कि अगर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ गई है जिससे कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी जान को खतरा होगा या माँ की जान को खतरा होगा, तो 24 हफ्तों के बाद भी अबॉर्शन अलाउ किया जाएगा, ये बोर्ड अलाउ करेगा। इसमें कई सारे मेंबर्स के रखने की बात की गई है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होंगे जिन्हें सोनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, एक बाल रोग विशेषज्ञ होंगे और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल जिनकी बात की जाएगी। इशू ये है कि जिन ऑफिशियल्स की बात यहाँ पे की जा रही है उनकी काफी कमी है। पूरे देश में 71% से लेके 81.8% तक की इनकी कमी है एक्सपर्ट्स की। तो हम कैसे इस बोर्ड का गठन करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका टाइटल है एनालिसिस ऑफ डोनेशंस रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे 2 शब्द हैं, रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। इन दोनों शब्दों पर ध्यान देना होगा। देखिए रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी नई पार्टी जिसने हाल फिलहाल में खुद को रजिस्टर किया हो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, लेकिन उसके पास अभी इतने इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं मिले हैं जनरल इलेक्शन में या फिर स्टेट इलेक्शन में कि उसे नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सके। तो मतलब वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उन्हें नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। या कोई ऐसी पार्टी भी हो सकती है जिसने खुद को रजिस्टर करने के बाद अभी इलेक्शन कंटेस्ट किया ही ना हो, तो उन्होंने कितना डोनेशन रिसीव किया है उसके बारे में ये जानकारी है। यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं वो बेनिफिट नहीं अवेल करते जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज अवेल करती हैं। अब नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले इस रिपोर्ट में क्या आया है, ये बताया गया कि पूरे देश में 2301 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उनमें से केवल 78 ने यानी कि 3.39% पार्टीज ने जो भी उनका 2018-19 का डेटा था वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवाया है, जो भी कंट्रीब्यूशन उन्हें मिला है, जबकि केवल 82 ने 2017-18 का डेटा पब्लिक डोमेन में रखा है। तो यहां पर देखिए जो एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि जहां 10 साल पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो अनरिकॉग्नाइज्ड थी, रजिस्टर्ड थी, उनकी संख्या 1112 थी, वो बढ़कर 2019 में 2301 हो गई है, मतलब लगभग दोगुनी हो गई है।
तो ये इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में आई है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आरपीए 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। अब बात करते हैं किसी भी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने की क्या प्री कंडीशंस हैं। देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं पहली कंडीशन की। आप नेशनल पार्टी अपनी पार्टी को बनाना चाहते हैं, सपोज करते हैं आपकी पार्टी का नाम ए है, तो आपको नेशनल लेवल पे अपनी पैठ बेहतर करनी होगी। मतलब कि लोकसभा में आपके पास कम से कम 4 सीट्स होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा में केवल 4 सीट्स पा लेने से आपकी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनेगी। इसके अलावा आपको एक कंडीशन और फुलफिल करनी होगी। एक कंडीशन ये है कि जो लोकसभा के लास्ट इलेक्शंस हुए उनमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पड़े हैं उनमें से 6% वोट्स आपको मिल जाएं, तो आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन लेते हैं कि आपको 4 सीट्स तो मिल गई, लेकिन लोकसभा में आपको 6% वोट्स नहीं मिले, तो क्या होगा? आपके पास एक ऑप्शन और है। आप 4 अलग अलग राज्यों में 6% जो टोटल वोट्स पड़े हैं वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसमें पा लीजिए। तो या तो आप ये कंडीशन पूरी करके ये कंडीशन पूरी कर दीजिए 4 सीट्स वाली, या ये 4 सीट्स में 6% और इसके साथ 4 सीट की कंडीशन पूरी कर दीजिए, तब भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब ये तो रही पहली कंडीशन। अथवा इसके अलावा एक ऑप्शन और आपके पास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में, फॉर एग्जाम्पल 543, उसका 2% यानी कि 11 सीट अगर आपको मिल जाती हैं तब भी आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। और तीसरा यह है, अगर आपकी पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा ले ले तो भी उसे नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। तो ये 3 विकल्प आपकी पार्टी के पास होंगे। अब आइए बात करते हैं किसी पार्टी को स्टेट पार्टी कैसे डिक्लेयर किया जाता है। 5 विकल्प यहां पर होते हैं। पहला, कम से कम आपको 6% वोट मिलने चाहिए जो भी वहां लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है लास्ट उसमें। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपको कम से कम वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स पानी होंगी। जैसे लोकसभा में 4 थी वैसे यहां स्टेट असेंबली में 2 हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है कि उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जितनी सीट्स हैं या तो उसका 3% सीट आपको मिल जाए या फिर कम से कम 3 मिल जाए, जो भी ज्यादा है वो, तो भी वो पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है, स्टेट पार्टी बन जाती है। तीसरा ऑप्शन यह है कि जो लोकसभा इलेक्शन है उस इलेक्शन में उस राज्य में आपको लोकसभा की 1 सीट मिल जाए और 6% वोट मिल जाए। वैसे तो सारा कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है लोकसभा में, लेकिन उस राज्य की पार्टी आपको मान लिया जाएगा, स्टेट पार्टी। चौथा ऑप्शन यह है कि आप राज्य में लोकसभा की जितनी सीट्स हैं हर 25 सीट पे आप 1 सीट जीत जाइए। सपोज करिए उस राज्य में लोकसभा की 75 सीट्स हैं, तो आपको कम से कम 3 सीट्स जीतनी होंगी लोकसभा में, तो आप उस राज्य की पार्टी बन जाएंगे। ठीक है, फिर ये 6% जो वोट का क्राइटेरिया है ये आपको नहीं फुलफिल करना पड़ेगा। और पांचवा ये है कि जो लोकसभा जनरल इलेक्शंस हुए हैं या फिर स्टेट की असेंबली इलेक्शंस हुए हैं इनमें आपको टोटल वैलिड वोट्स के 8% मिल जाए, फिर ये सीट वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, तो भी वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो इन 5 क्राइटेरियाज में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करने पर वो पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। फायदा क्या होता है? पहला फायदा तो ये होता है कि उस पार्टी को एक रिजर्व सिंबल मिल जाता है जिसका इस्तेमाल केवल वो पार्टी करेगी। इलेक्शन के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन, यहाँ पे टेलीकास्ट की फैसिलिटी मिलती है। हर पार्टी के कुछ स्टार कैंपेनर्स होते हैं, तो उस पार्टी के जो रजिस्टर्ड पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उसके स्टार कैंपेनर्स का जो खर्चा होता है वो उस पार्टी के खर्चे में इलेक्शन एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये फायदे होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के बारे में है। इसका लेटेस्ट एडिशन अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो एक्चुअली में जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप है उसकी रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है। अब ये जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप है ये क्या है? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो हम एक द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर देखते हैं उसी की एक सिस्टर कंपनी है, उसी की एक विंग है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इसे जारी कौन कर रहा है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी कर रहा है। ठीक है, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये 167 कंट्रीज को इवेलुएट करते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी का स्टेटस क्या है। 5 कैटेगरीज हैं जिनमें इवेलुएशन किया जाता है। 2 सिविल लिबर्टीज, इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर। देखिए, हर कंट्री को 0 से लेकर 10 के बीच में स्कोर दिया जाता है 60 इंडिकेटर्स पर। अब यहाँ पे सारे देशों की जो डेमोक्रेसी होती है उसे 4 कैटेगरीज में डाला जाता है: फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम। आपको जानना यह है कि इंडिया 2nd कैटेगरी में आता है, यानी कि फ्लॉड डेमोक्रेसी। इंडिया फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में नहीं आता एज पर दिस इंडेक्स। क्या निकल के आया? नॉर्वे ने इंडेक्स को टॉप किया, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा उसके बाद आए। इंडिया का स्कोर कम हुआ है 6.61। 2020 में इंडिया को 53rd पोजीशन दी गई है। 2019 में ये पोजीशन 51st थी, यानी कि अब से 2 पोजीशन बेहतर थी। और उसके पहले इंडिया की पोजीशन 41st थी, यानी कि हमारी पोजीशन लगातार गिर रही है।
इस हिसाब से हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाला गया है, यूएस, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में है। अभी हाल ही में मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर राज्यसभा में एक डिबेट चल रही थी, जिसमें 25 पॉलिटिकल पार्टी से लगभग 50 स्पीकर यानी कि वक्ताओं ने हिस्सा लिया। यह डिबेट 3 दिनों तक चली। अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था। एक्चुअली में होता यह है कि जब भी कोई नई लोकसभा आती है या फिर कोई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जो कि बजट सेशन के साथ शुरू होता है, तो उसकी जो पहली सिटिंग होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं और इस ज्वाइंट सिटिंग को हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। जब वो अपनी स्पीच दे लेते हैं, अपना एड्रेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो चूंकि उन्होंने ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस किया है, तो शिष्टाचारवश एक मोशन लाया जाता है जिसे कहा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स, कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इस ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस किया, तो उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं थ्रू आवर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मोशन ऑफ थैंक्स आता है वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग आता है। अब यहां पर प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, उनका एड्रेस होगा, इस संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, आर्टिकल 86 क्लॉज 1 और 87 क्लॉज 1। एट द सेम टाइम हमारी लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस भी, उसमें जो रूल नंबर 16 और 24 है, इस बारे में बात करता है। लेकिन उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स आएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। इसका मतलब यह है कि मोशन ऑफ थैंक्स का आना एक प्रकार का पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। यह एक संसदीय अभिसमय है। परंपरा को थोड़ा स्टैंडर्ड हिंदी में आप अभिसमय कह सकते हैं। अब यहां पर जब मोशन ऑफ थैंक्स आता है तो इसे प्रपोज किया जाएगा, किसी के द्वारा लाया जाएगा, तो जो रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में मोशन ऑफ थैंक्स का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद इस पर प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन होता है। देखिए, जो स्पीच दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, एक्चुअली में वो उसे खुद तैयार नहीं करते, बल्कि उस स्पीच को पूरी तरीके से अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सिंपल सी बात है, उसमें लिखी गई हर एक बात गवर्नमेंट की होती है। तो इस स्पीच में जो भी प्रेसिडेंट कहते हैं वो गवर्नमेंट की ओर से प्रेसिडेंट से कहलवाया जाता है, जहां पर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में अच्छी तरीके से उनके अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो लोकसभा में इसे देखिए, दोनों ही सदनों में सिंपल मेजोरिटी से पास होना है, तो लोकसभा में तो पास हो जाएगा क्योंकि सरकार की मेजोरिटी होती है। लेकिन राज्यसभा में जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी हो। तो वहां पर जब इस प्रस्ताव को लाया जाता है तो कई बार जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स हैं वो आपत्ति जताते हैं कि आपने अपनी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं, ऐसा आपने इतना अच्छा काम किया नहीं है, तो आपने जो ये बातें कही हैं कि हाँ मोशन ऑफ थैंक्स आप ला रहे हैं, उसमें कुछ संशोधन करिए। जैसे अगर आपने कुछ अचीवमेंट सरकार की ओर से अगर बताई गई हैं तो वो कहेंगे नहीं, आप अपनी इस अचीवमेंट को एलिमिनेट करिए, तभी हम इसे राज्यसभा से पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए, आपत्ति या अमेंडमेंट कहा जा सकता है इस आधार पर कि इस एड्रेस में जो ये बात कही गई ये नहीं होनी चाहिए थी, या सरकार को इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए थी जो सरकार ने इंक्लूड नहीं किया, तो आप इसमें संशोधन करिए, तभी हम राज्यसभा से पास करने देंगे। अब इस संशोधन को स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं, ये तो राज्यसभा में चेयरपर्सन और लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, इस प्रकार के संशोधन की एक लिमिटेशन होती है। जब भी डिबेट एंड डिस्कशन हो रहे होंगे तो कभी भी ऐसे मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल ना हो। दूसरी चीज कि चूंकि ये स्पीच प्रेसिडेंट ने दी होती है, लेकिन जब इस स्पीच को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो तो प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सबको पता है कि स्पीच गवर्नमेंट की ओर से तैयार करके प्रेसिडेंट को दी जाती है। उनका इसमें कुछ भी खास लेना देना नहीं होता, उन्हें तो जो दिया जाता है वो उसे ही बोल देते हैं, तो उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, समझने की बात यह है कि अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। सिंपल सा मतलब है, इसे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाना है। अगर आप मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में, इसका मतलब सरकार के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है। साधारण सी बात यह है कि आप अपने प्रेसिडेंट को थैंक्स तक नहीं बोल सकते, आप सरकार क्या चलाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा में पास ना हो तो कुछ नहीं होता, राज्यसभा में पास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन एम्बेरसमेंट होती है सरकार की कि आप अपोजिशन पार्टीज के साथ इतना भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने प्रेसिडेंट को थैंक्स बोल सकें। तो वहां पे सरकार यूजुअली करती क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स संशोधन करने को कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स में, वो उसे कर देते हैं। वो कोई शब्द एलिमिनेट को करने को बोलते हैं तो वो एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ जोड़ने को कहते हैं तो जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि पास कर दो, प्रेसिडेंट है, क्या चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मामला मोशन ऑफ थैंक्स का चलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में एक लॉयर के द्वारा
एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। आरोप यह लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संवैधानिक तंत्र है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि वो अपने आरोपों को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से इस PIL को खारिज कर दिया। बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब वहां पर सरकार जो राज्य की है वो काम नहीं करेगी। जो वहां का लेजिस्लेचर है उसका डिसोल्यूशन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। सीधा सीधा मतलब यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उस स्टेट में रूल करेगी। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारे संविधान में प्रेसिडेंट रूल के संबंध में आर्टिकल 356 में प्रावधान किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। प्रेसिडेंट रूल के संबंध में SR बोम्मई केस 1994 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर यह बताया गया कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए 1988 की बात है। मैं SR बोम्मई केस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब जो जनता पार्टी थी उन्होंने सरकार बनाई और जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो SR बोम्मई जी जो कर्नाटका के CM हैं वो बन जाते हैं। बाद में जनता दल भी उनके साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन 1989 में दोनों पार्टीज के बीच में कुछ विवाद होता है, जो दोनों का कोलिशन था उसमें, क्योंकि कुछ लोग पोर्टफोलियो चाहते थे और उन्हें मिला नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ 19 MLAs ने गवर्नर को यह लेटर लिखा कि हम अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहते और अब पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। तो 19 लोगों के पार्टी से निकल जाने के बाद SR बोम्मई के पास मेजोरिटी नहीं रह गई थी। लेकिन बाद में जो 7 लोग थे उन्होंने वापस से लेटर लिखा गवर्नर को कि नहीं, हमारा जो साइन है वो गलत तरीके से लिया गया था, हम अभी भी पार्टी के साथ हैं। इन दैट केस अब पार्टी के पास मेजोरिटी थी और वो सरकार में रह सकती थी। लेकिन गवर्नर ने इस बात को नजरअंदाज किया और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया कि कर्नाटका में इमरजेंसी को इंपोज कर दिया जाए। बाद में इमरजेंसी को इंपोज कर दिया गया। SR बोम्मई जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर सरकार के ऊपर फटकार लगाई कि वहां पर SR बोम्मई जी जब ये कह रहे थे कि उनके पास मेजोरिटी है और वो उसे प्रूव करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात का मौका क्यों नहीं दिया गया। और उसके बाद बहुत ही डिटेल मैनर में आर्टिकल 356 पर SR बोम्मई केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को दिया। अब देखिए कई सारी सिचुएशन में स्टेट इमरजेंसी को लगाया जाता है। अगर दो पार्टीज ने कोलेशन बनाया हो, कोलेशन टूट जाए और कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तो फिर इमरजेंसी लग जाएगी स्टेट में। अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से काम ना कर रही हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव हैं उनको स्टेट फॉलो ना कर रहा हो, या फिर हंग असेंबली की सिचुएशन आ जाए, जनरल इलेक्शन हो गए लेकिन कोई भी पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर ना कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? देखिए आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करें कि हाँ इस राज्य में आप स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। या फिर आर्टिकल 356 के तहत ही प्रेसिडेंट को ऐसी जानकारी मिले गवर्नर के द्वारा कि जो स्टेट है वहां पर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। या फिर प्रेसिडेंट खुद भी सेटिस्फाइड हों कि हाँ अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस के हिसाब से राज्य में सरकार नहीं चल पा रही है, तो वहां पर स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल का क्या प्रावधान है? देखिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है किसी भी राज्य में तो 2 महीनों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट को उसे अप्रूव करना होता है। सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। एक बार अप्रूव होने के बाद ये इमरजेंसी 6 महीने तक चल सकती है। उसके आगे अगर इसे बढ़ाना है तो अप टू 3 सालों तक स्टेट इमरजेंसी को चलाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। हालांकि 1 साल तक तो इसे जो नॉर्मल अप्रूवल सिस्टम है उसके माध्यम से चलाया जा सकता है। अगर 1 साल के बाद स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो या तो वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो, एट द सेम टाइम इस बात को भी एश्योर किया जाए कि वहां पर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। उसके बाद ही 1 साल के बाद स्टेट इमरजेंसी को स्टेट में आगे बढ़ाया जाता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो स्टेट इमरजेंसी लगने के दौरान, 2 महीने के भीतर इसे अप्रूव करना है। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने के भीतर ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। अब लोकसभा तो है नहीं तो क्या होगा? तो राज्यसभा को उस स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा और जब नई लोकसभा आएगी तो जो उसकी पहली सिटिंग होगी उसके 1 महीने के भीतर उस नई लोकसभा को भी उसे अप्रूव करना होगा। यह प्रावधान है। प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाए तो क्या होता है? स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ से उस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी की मदद से, और जो प्रेसिडेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अपॉइंट करता है उनकी मदद से। जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स को पार्लियामेंट को एक्सरसाइज करने को भी बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर
सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसे रोक सकते हैं। रिवोकेशन की बात करते हैं। रिवोक करना बहुत ही आसान है। प्रेसिडेंट किसी भी समय एक घोषणा के माध्यम से स्टेट इमरजेंसी को हटा सकते हैं। इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई लीडर ऐसा आता है, सपोज करिए कि सरकार नहीं बन पाई थी, इस वजह से जो स्टेट इमरजेंसी है वो लगाई गई थी, फिर कुछ लोग आते हैं, कोई पार्टी आती है, कहती है उसके पास मेजोरिटी है और वो उसे प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें मेजोरिटी प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। अगर वो प्रूव कर लेते हैं तो स्टेट इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आर्टिकल राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में है। अभी हाल ही में राज्यसभा के 4 मेंबर्स रिटायर हुए, जिसमें राज्यसभा में अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद जी भी शामिल थे। तो सभी लोगों ने फेयरवेल स्पीच दी। इसमें काफ़ी इमोशनल स्पीच हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी दी गई और गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी एक इमोशनल स्पीच दी। अब इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। 1952 में इसे कंस्टिट्यूट किया गया था, परमानेंट बॉडी है। इसके 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और फिर जो लोग नॉमिनेट होने वाले हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है तीसरे साल की शुरुआत में, और जो लोग चुने जाने वाले हैं उन्हें चुन लिया जाता है। मतलब 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और आ जाते हैं, मतलब ये कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं उनका री इलेक्शन हो सकता है, रीनॉमिनेशन भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना होगा इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। रेदर ये कह दिया गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये कहा गया कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो 6 साल का होगा। यहाँ पर देखिए, कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम ये कह देते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। जब वो डिसॉल्व ही नहीं होती तो उसका कार्यकाल क्या होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और वो 6 साल का होता है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट आर्टिकल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में है। अभी हाल ही में बीजेपी की एक एमपी पीपी चौधरी जी के द्वारा टीएमसी की एक एमपी महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में एक प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस जारी किया गया, क्योंकि उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनके खिलाफ एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके बिना किसी रोक टोक के, उसके लिए उन्हें कई प्रकार के विशेषाधिकार दिए जाते हैं। खुलकर बोलने की आज़ादी, सिविल केसेस में अगर हाउस का सेशन चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। क्रिमिनल मामलों में भी अगर गिरफ्तारी की जानी है तो हाउस के जो भी चेयरपर्सन हैं या फिर स्पीकर हैं उनको पहले जानकारी दी जाती है। जब सेशन चल रहा होता है, सिटिंग चल रही होती है हाउस की, उस दौरान उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में सम्मन नहीं किया जा सकता, गवाह नहीं बनाया जा सकता। ऐसे कई प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान भी हैं। आर्टिकल 105 ऐसे विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जबकि आर्टिकल 194 ऐसे विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा करता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स को लेकर या उनकी कमेटीज को लेकर। देखिए, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्लियर कट बताया नहीं गया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या है, या अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो पनिशमेंट क्या दी जाएगी। बट सिंपल मतलब ऐसे निकाला जाता है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा काम किया है जिससे सदन के या फिर किसी अन्य व्यक्ति के काम करने में रोक टोक आएगी, जिसमें उन्होंने कोई गलत जानकारी दी हो या कोई गलत आरोप लगाया हो, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। इसे लाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और बिल्कुल सिमिलरली लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक प्रिविलेज कमेटी का गठन करते हैं। जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें हर पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्हें मेंबरशिप दी जाती है। कोई भी मोशन इस कमेटी के पास भेजा जाता है अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का आया है। अगर कमेटी ने ऐसा पाया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन आया है वो सही है, वो व्यक्ति गिल्टी है, तो फिर वो उस संबंध में कुछ पनिशमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। पनिशमेंट क्या होगी इसका कोई क्लियर कट प्रावधान तो है नहीं, बट सामान्यतः होता ऐसा है कि अगर किसी लेजिस्लेटर ने ऐसा किया है तो उनके प्रति डिसप्लेजर हाउस अपना शो कर देता है कि आपने ऐसा किया, हम खुश नहीं हैं। उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। मीडिया हाउसेस के केस में जो प्रेस फैसिलिटीज उन्हें हाउस में दी गई हैं वो छीनी जा सकती हैं। उनसे पब्लिकली माफ़ी मांगने के लिए कहा जा सकता है या फिर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। जैसे कि कर्नाटका असेंबली ने 2 जर्नलिस्ट को 1 साल के लिए जेल में भेज भी दिया था, 2017 की बात है ये। नेक्स्ट आर्टिकल आईटी एक्ट 2000 के बारे में है। देखिए, फार्म प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। फार्मर्स, गवर्नमेंट ने जो 3 फार्म बिल पब्लिक डोमेन में रखे हैं उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट को अलग अलग डायमेंशन देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
ट्विटर को इन्फॉर्मेशन दी थी कुछ समय पहले कि अप्रॉक्सीमेटली 250 ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया ऑपरेट किए जा रहे हैं और वो इंडिया के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें बैन किया जाए, सस्पेंड किया जाए। ट्विटर ने उन्हें सस्पेंड कर भी दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वापस से रिज्यूम कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने फिर से आपत्ति जताई थी कि मोर देन 1000 अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान या कुछ अदर प्लेसेस से ऑपरेट किए जा रहे हैं। वो इंडिया में फार्म प्रोटेस्ट को आधार बनाकर कुछ ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, हैशटैग्स चला रहे हैं जो इंडिया की सॉवरेंटी के लिए खतरा है। मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है। फार्मर जिनोसाइड जैसे हैशटैग अननेसेसरली स्प्रेड किए जा रहे हैं, जिनको रोकने की बात कही गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए भी कहा गया, जिस पर ट्विटर ने इनकार किया। अभी सरकार ने उनको एक बहुत ही हार्श नोटिस जारी किया है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लीगल डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ पीनल एक्शंस लिए जाएंगे, यानी कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई कई तरीके की हो सकती है, लेकिन ये विधिक कार्रवाई किस आधार पर जाएगी? देखिए, आईटी एक्ट 2000 है, जिसे समय समय पर अमेंड भी किया गया है। वो कंप्यूटर रिसोर्सेज के संबंध में सभी एक्टिविटीज को कवर करता है। इसमें एक शब्द है इंटरमीडियरी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर रिसोर्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बीच में कोई भी रोल प्ले करता है, उसे इंटरमीडियरीज का दर्जा दिया जाता है। इसमें टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स, नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस, वेब होस्टिंग, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट, साइबर कैफेज, ये सब आ जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव, स्टोर या ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में, वो इसका पार्ट बन जाएगा। इस लिहाज से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक ट्विटर, वो भी इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में आ जाता है। सेक्शन 69 जो इस एक्ट का है, वो ये अथॉरिटी देता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन के लिए। यहां पर देखिए, इसके कुछ आधार भी बताए गए हैं। अगर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी अननेसेसरली स्प्रेड की जा रही है जो कि इंडिया की सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, इंडिया के डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन स्टेट्स के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं उनके लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो फिर इनसे ऐसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए या फिर उनके अकाउंट्स को बैन करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कहा जा सकता है। जब कोई ऑफेंस को रोकने का प्रयास किया जा रहा हो या फिर इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो, तो ऐसे इंटरमीडियरी से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सेक्शन 79 में हालांकि ये कहा गया है कि हम किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेंगे। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ट्विटर को जो इंडियन लॉज हैं उनके साथ कंप्लाई करना होगा, नहीं तो डेफिनेटली वो पीनल एक्शंस फेस करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। देखिए, अभी एक मुद्दा चल रहा है, काफी हाईलाइटेड है। नागालैंड में लोकसभा की केवल एक सीट है। 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो वहां पर जो एक पार्टी है नागा पीपल्स फ्रंट, वहां की असेंबली में ये भी अपोजिशन में है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये अपना कैंडिडेट, इन्होंने कहा कि हम लोकसभा के इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट करवाएंगे, रेदर जो भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन इनकी पार्टी के 7 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन करके ये कह दिया कि जो लोकल पार्टी है एनडीपीपी, हम उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, ना कि कांग्रेस की पार्टी को। इलेक्शंस हो गए, एनडीपीपी का जो कैंडिडेट है वो जीत भी गया, लेकिन उसके बाद जो नागा पीपल्स फ्रंट है उन्होंने कहा कि चूंकि इन लोगों ने पार्टी व्हिप की बात का निगेट किया है या उसे नहीं माना है, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, तो इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग लगाई जाए। जो स्पीकर हैं वो एनडीपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को काफी लंबे समय से लटकाया हुआ है। तो जो नागा पीपल्स फ्रंट हैं वो गुवाहाटी हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि जो अपकमिंग असेंबली सेशंस लगने वाले हैं उसमें इन 7 मेंबर्स को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। लेकिन कोहिमा बेंच ने यह बोला कि कोर्ट एंटी डिफेक्शन के मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि स्पीकर फाइनल ना कर दे पूरे मुद्दे को, और अभी तक ये मुद्दा स्पीकर की ओर से फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए हम हस्तक्षेप अभी नहीं करेंगे। तो ये पूरा मामला है। बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसे 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था और हमारे संविधान में 10वां शेड्यूल, 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। उद्देश्य बिल्कुल ये था कि जो मेंबर्स हैं वो बार बार पार्टीज चेंज ना करें, उन्हें उससे रोकने के लिए ही इसे लाया गया था। इसमें देखिए, जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डिफेक्शन के ग्राउंड पर अगर उन्होंने अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दिया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा या तो हाउस के चेयरमैन या फिर जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं और उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या होते हैं? कोई व्यक्ति वॉलंटरली अपनी पार्टी को छोड़ दे तो डिफेक्ट कर दिया जाएगा, उसका जो पद है उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर वो जो पार्टी के डायरेक्टिव्स हैं, पार्टी व्हिप जो कह रहा है उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ काम करें, वोट करने को कहे तो ना करें, ना करने को कहे तो कर दें, या फिर एब्सेंट हो जाएं, तो फिर उनको डिफेक्शन के दायरे में लाया जाएगा। अगर वो पहले से पार्टी से अनुमति ले लें कि हम अगेंस्ट वोट करने वाले हैं तो डिफेक्शन नहीं लगेगा।
या अगर उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट कुछ काम किया है और 15 दिन के भीतर पार्टी उनको माफ कर दे, तब भी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बाकी केसेस में डिफेक्शन लगेगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो भी डिफेक्शन का केस आता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने तक ज्वाइन करता है पार्टी तो दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो भी डिफेक्शन आ जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर एक पूरी पार्टी दूसरे में जाके मर्ज हो जाए, इसका मतलब यह है कि पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स जाकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है उनके खिलाफ भी और जो पीछे रह गए हैं उनके भी खिलाफ डिफेक्शन का केस नहीं बनता। अब यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फाइनल होता है। इनिशियल फेज में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं था, मतलब स्पीकर के जजमेंट के खिलाफ जुडिशरी को अप्रोच नहीं किया जा सकता था। लेकिन बाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर सकते हैं अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये पूरा मुद्दा फाइनल कर दिया है तो सिंपल बात यह है कि जब तक एंटी डिफेक्शन का प्रोसेस चल रहा है तब तक कोर्ट बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर पूरा केस फाइनल हो गया तो डिफेक्शन के मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी को उनके पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया मुझे नहीं पता। मैं उम्मीद कर रहा था कि राष्ट्रपति कार्यालय से मेरे पास एक फोन आएगा जिसमें वो इसके कारणों को स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी तक वो कॉल मुझे मिली नहीं है। अगर आप मुझसे अंदाजा लगाने को कहें तो देखिए, पुदुचेरी में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वो काफी लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि किरण बेदी जी उनको अच्छे से काम नहीं करने दे रही हैं। आने वाले कुछ महीनों में वहां इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये बड़ा मुद्दा बनता कि किस प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकार को काम नहीं करने दिया। निश्चित तौर पर जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो नहीं चाहते कि एक मुद्दा बने, हो सकता है इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया हो। खैर, कारण अभी भी मैं नहीं जानता। हम बात करेंगे पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसे आर्टिकल 239A के तहत गवर्न किया जाता है। पुदुचेरी किसी एक जगह पे नहीं है, रेदर ये 4 लोकेशंस पर है। केरला में माही, तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश में यनम। अब ये 4 जगह पर क्यों है? हिस्टोरिकल रीजन है। पहले ये फ्रेंच कॉलोनियल लोकेशन हुआ करती थी। फ्रेंच यहाँ से जाने के पहले एक ट्रीटी करते हैं जिसमें उनकी मांग ये थी कि यहाँ पर जो फ्रेंच कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और इसीलिए इन्हें रेस्पेक्टिव स्टेट्स में मर्ज ना किया जाए। तो इस इंटरनेशनल रीजन की वजह से इन चारों लोकेशंस को एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 यहाँ के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान करता है जिसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को गवर्न करने के लिए। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पूरी यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के माध्यम से यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से तय करेंगे। इसी कानून का सेक्शन 44 ये प्रावधान करता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लॉ मेकिंग के मुद्दों में अपने डिस्कशन के ऊपर काम करते हैं तब भी जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी एड एंड एडवाइस के लिए हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कोई मतभेद होता है तो मुद्दे को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। इन दैट केस भी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगता है कि मुद्दा जरूरी है तो वो उस पर एक्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। सेक्शन 22 इस कानून का यह कहता है कि कई सारे मामलों में अगर सरकार कानून बनाना चाहती है तो उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ऐसा कोई भी बिल या अमेंडमेंट जो जुडिशियल कमिश्नर के जो कोर्ट्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना चाहता है या फिर जुडिशियल कमिश्नर के जुरिस्डिक्शन या पावर में कुछ बदलाव करने का प्रयास करता है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है, हालांकि वो उसके पहले भी उनके पद से उन्हें हटा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 20 फरवरी को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को चेयर करेंगे। ये उसकी 6th मीटिंग होगी। इस बार जो मीटिंग का एजेंडा होगा वो होगा एग्रीकल्चर पर बातचीत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डिलीवरी जो ग्रास रूट लेवल पर है, हेल्थ और न्यूट्रिशन की, उस पर भी चर्चा की जाएगी। गवर्निंग काउंसिल में देखिए जो इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल के अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे सभी जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और ऐसे यूटीज जहां पर लेजिस्लेचर है वहां के भी चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और जिन यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। तो ये तो कॉम्पोजिशन है। अब हम ओवरऑल नीति आयोग के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वाइस चेयरपर्सन इन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे उसमें सभी स्टेट्स और यूटी के चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी हैं वो आएंगे। रीजनल काउंसिल जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे थे, ये स्पेसिफिक रीजनल इशू को हैंडल करने के लिए होता है। तो रीजनल काउंसिल में उस रीजन में जो भी स्टेट्स एंड यूटी हैं उनके चेयरपर्सन या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं।
और इसके भी चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं या वो किसी और को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। 2 एडहॉक यानी कि टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी से काम करते हैं। कुछ लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया जाता है और रोटेशन बेसिस पे उनमें मेंबर्स को चुना जाता है। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप की बात करें तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से 4 मेंबर्स को चूज किया जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के तौर पर, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर ही चूज करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं फिक्स्ड टेन्योर के लिए, और इनकी रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम से कम सेक्रेटरी की होनी चाहिए। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, जिन्हें किसी पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज हो। तो ये पूरा नीति आयोग का स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में है। अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए एक नए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया, जिनका नाम है विजय संपला। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडिया में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वर्क करती है। मतलब साफ है, इसका जिक्र हमारे संविधान में है। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 338 इस बारे में चर्चा करता है। इनका मेजर फंक्शन ये होता है कि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए प्रयासरत रहें और कोशिश करें कि उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनका विकास हो। इस बॉडी के हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली एक स्पेशल ऑफिसर की बात की गई थी आर्टिकल 338 में, जिनको काम दिया गया था कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटीज हैं उनके सेफगार्ड के लिए काम करेंगे कंबाइंड रूप से। तब इन्हें डेजिग्नेशन दिया गया कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन 1990 में हमारे संविधान में 65th अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट में ये जो पहले एक इंडिविजुअल हुआ करते थे, जो कमिश्नर हुआ करते थे, उन्हें मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट किया गया, और उसके साथ ही साथ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एग्जिस्टेंस में आया। ये दोनों के लिए ही, दोनों कम्युनिटीज के सेफगार्ड के लिए वर्क करते थे। तो ये जो कानून है वो 1990 में आता है, आर्टिकल 338 को अमेंड कर देता है। फर्दर 2003 में एक और अमेंडमेंट आता है जो था 89th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के जरिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के सेफगार्ड की जिम्मेदारी एक ही कमीशन को दी गई थी, उसे अलग अलग कर दिया गया, और ये दोनों सेपरेट कमीशंस 2004 से फंक्शन करने लगे। दोनों के नाम अब अलग हो चुके थे। इस संशोधन के जरिए आर्टिकल 338A जोड़ा गया, जिसने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को एक सेपरेट बॉडी बना दिया। बाकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया गया और वो अब शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेसिफिकली वर्क करने लगे। बात करते हैं NCSC के कंपोजिशन के बारे में। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील होता है। अब ये शब्दावली आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन मेनी ऑफ द पीपल इसका मतलब नहीं जानते। देखिए, इसका मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। वारंट का मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है, जिसके माध्यम से इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब यह है कि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से इनके अपॉइंटमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, और राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल सील को इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए। तो यह मतलब हुआ बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इंडिया में कई सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, लेकिन वो सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स को फिजिकली साइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लग जाएं तो शायद वो आधे दिन बैठकर अपॉइंटमेंट लेटर्स को साइन कर रहे होंगे। फिर तो आप उन्हें एक बंडल यूपीएससी मेंस की कॉपीज भिजवा दीजिए, वो बैठकर उसे चेक करें। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके पास और भी काम है, इसीलिए वो सचिव को ऑथोराइज करते हैं कई सारे अपॉइंटमेंट्स उनकी ओर से करने के लिए। लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स अंडर हिज हैंड एंड सील होते हैं वो उस अपॉइंटमेंट की इंपॉर्टेंस को पोर्ट्रे करते हैं। अब फंक्शंस की बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसी भी ऐसे मुद्दे को मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करते हैं जो शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ हो। अगर कोई कंप्लेन आई है शेड्यूल कास्ट की ओर से तो उसे इंक्वायर करते हैं, उनके राइट्स को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, क्या करना है। फर्दर वो प्रेसिडेंट को रेगुलरली रिपोर्ट भी करते हैं, कंट्री में जो भी सेफगार्ड मैकेनिज्म्स का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उस बारे में। रिकमेंडिंग स्टेप्स भी बताते हैं कि कैसे हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और आगे ले जा सकते हैं। कोई भी काम जो उनके वेलफेयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट या एडवांसमेंट से जुड़ा हुआ है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है।
ये सिमिलर फंक्शंस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी परफॉर्म करते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा क्योंकि आप ये भूल सकते हैं। इसके पहले ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेम फंक्शंस परफॉर्म करते थे, लेकिन 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक सेपरेट कमीशन का गठन किया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अब सोलली शेड्यूल कास्ट के लिए और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये सारी बातें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो अगला आर्टिकल है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया जो फार्म लॉज आए थे उनके ऊपर। हम यहाँ पर समझते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच के बारे में। तो ये एक जुडिशियल फिलॉसफी है जिसमें जो जुडिशरी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करें, ये एक्टिविस्ट के तौर पे काम करेगी। ये एक्टिविस्ट बन जाती है और ये जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, कभी कभी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ये कंपेल करते हैं इस तरीके से बनाने के लिए ताकि वो सही तरीके से काम कर पाए। इसके एग्जाम्पल्स आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टिव्स दिए गए सेंटर को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिए गए कि नई पॉलिसीज़ बनाई जाएं ड्रॉट को हैंडल करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट सेंटर को डायरेक्टिव्स देती है बैड लोन्स को हैंडल करने के लिए एक पैनल सेटअप करा जाए। सुप्रीम कोर्ट फिर एक रिफॉर्मिंग बोर्ड बनाने की बात करती है जो कि क्रिकेट को कंट्रोल करेगा इंडिया में। तो इस तरीके से प्राइवेट बॉडी हो जाए चाहे गवर्नमेंट है, किसी को भी सुप्रीम कोर्ट कंपेल कर सकती है। जुडिशियल एक्टिविज्म इसी चीज़ को कहते हैं। जब वो कहेगी कि आपको एक प्रॉपर सेट ऑफ पॉलिसीज या रूल्स बनानी है जिससे एक्स एज ए रिजल्ट आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पर ड्रॉट हैंडल करना था, यहाँ पर बैड लोन हैंडल करने थे और यहाँ पर क्रिकेट को कंट्रोल करना था। अब जुडिशियल ओवररीच क्या है ये देखिए। तो एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में बहुत ही बारीक सा फर्क है। जुडिशियल एक्टिविज्म जहां एक तरफ एक्टिविटी या फिर एक्टिविस्ट का रोल प्ले करने को कहता है जुडिशरी से, दूसरी तरफ ओवररीच में जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के रोल को या उनके डोमेन के अंदर पहुंच जाती है। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अलग अलग सबके रोल्स वेल डिफाइंड है। चेक्स एंड बैलेंसेस का बस रोल है, लेकिन सही मायने में एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी है। यहाँ पर जुडिशियल ओवररीच में जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एंटर कर जाती है। इसका मतलब ये है वो लॉज बनाने लगेगी या लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने लगती है। ये चीज़ होती है जुडिशियल ओवररीच। और जुडिशियल ओवररीच का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर जो NJAC कमीशन बनाने की बात हो रही थी 2014 में, इसको इन्होंने डिनाई कर दिया था। इन्होंने कहा कि उससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी और दुनिया भर की बातें करके उसको खत्म करने की बात की। ये एक एग्जांपल था। और दूसरा एग्जांपल जुडिशियल ओवररीच का ये भी था कि इन्होंने डिनाई कर दिया जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होने थे, जो आज भी इंस्टीट्यूट ऑफ कोलिजियम से होते हैं। एग्जीक्यूटिव कह रहे थे कि हम इनको अपॉइंट करेंगे जजेस को, लेकिन इस चीज़ को कोलिजियम के हाथ में ही रखने को कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये 2 केसेस थे ओवररीच के, और भी ऐसे आप केसेस ढूंढ सकते हैं। आपको और बेटर समझ में आएगा कि एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में कितना सा फर्क है। बढ़ते हैं दूसरे डिस्कशन की तरफ। दूसरा आर्टिकल है विसल ब्लोअर के बारे में। अब विसल ब्लोअर के बारे में आप बहुत पहले से जानते होंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके बारे में इंस्टीट्यूट के अंदर का आदमी भी हो सकता है, बाहर की कोई NGO या फिर कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट में है आप तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, वो इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लेके आएगा या फिर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये लेके जाएगा, तो उसको आप कहेंगे विसल ब्लोअर। तो ये विसल ब्लोअर के बारे में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी विसल ब्लोअर्स मैकेनिज्म अपने इंस्टीट्यूशंस में लागू करना चाहिए और एडिक्वेट सेफगार्ड देना चाहिए जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको। तो विसल ब्लोअर्स की बात हमने कर ली कि जो भी मिसकंडक्ट, करप्शन, इनके खिलाफ अगर लोगों को समझ में आता है, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को समझ में आता है, तो वो ये अपनी शिकायत लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जरा सी समझनी ये है कि जो विसल ब्लोअर्स हैं उनके लिए क्या सेफगार्ड्स हैं और क्या मैकेनिज्म है प्रॉपर। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2014 में, जिसमें जो विसल ब्लोअर है उसको प्रोटेक्शन देने की बात की गई, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करने की बात की गई, और साथ में ये कहा गया कि जो विसल ब्लोअर है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, वो प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये जो अथॉरिटी है, ये जो पर्सन है, विसल ब्लोअर जो है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिस्क्लोज कर सकता है, और चाहे वो इंफॉर्मेशन जो हो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आती हो तो भी, उसके बाद भी वो एक कॉम्पिटेंट प्रॉपर अथॉरिटी को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है।
इसके साथ में कहा जाता है कि जो लोग ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं करप्शन के बारे में या फिर जो मिसयूज ऑफ पावर देखते हैं सिविल सर्वेंट्स का, उनके बारे में अगर ये इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, जिनमें मिनिस्टर भी आते हैं, तो वो विसिल ब्लोअर हैं और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी जो हमारा 2014 का एक्ट है उसके अंदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें ये विसिल ब्लोअर्स एक्ट अप्लाई नहीं होता है। साथ में आप देखिए, अगर कोई आदमी ऐसे विसिल ब्लोअर की इंफॉर्मेशन या फिर उसकी जो आइडेंटिटी उसको रिवील करने की कोशिश करेगा तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाता है। साथ में कहा जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे पर्सन या पब्लिक सर्वेंट जिसने डिस्क्लोज किया है इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंदर उसको विक्टिमाइज ना करें, और जो भी बात कही गई उसके खिलाफ जो भी इनिशिएशंस वगैरह हैं उस चीज़ को, जो करप्शन एक्टिविटीज़ या फिर जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स चालू करी जाए। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अगर कोई आदमी है जो एग्रीव्ड है, जिसको ये जो विसिल ब्लोअर ने जो भी इंफॉर्मेशन डोमेन में लेके आई उससे फ़र्क पड़ रहा है, तो वो हाई कोर्ट में जाके 6 दिन में अपनी याचिका दे सकता है। तो ये कुछ बात हमने विसिल ब्लोअर एक्ट के बारे में की। अब इसको अमेंड करने की बात करी जा रही थी 2015 में इसके बारे में बात करी जा रही थी। 2014 के एक्ट को अमेंड करने की बात करी जा रही थी, लेकिन 2019 में जैसे लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसके बाद ये एक्ट जो है इसको अमेंड नहीं करा जाता। अब ऐसे जो आपका सेबी है, सेबी के अंदर भी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हैं, इसमें भी इस चीज़ को यूज़ करा जाता है। जो विसिल ब्लोअर्स हैं उनको रिवॉर्ड करने की बात कही गई है कि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या है। जो बोर्ड मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स को पता होता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर स्टेप लेने से किस तरीके से कमोडिटी के प्राइसेस गिरेंगे या बढ़ेंगे, और उस सिचुएशन में अगर बोर्ड मेंबर्स के कोई रिलेटिव्स कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं और उनके पास ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर गलती से बाहर जाती है और उसके बारे में विसिल ब्लोअर बता देता है तो सेबी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग आपको समझ में आ गई, और रोल ऑफ विसिल ब्लोअर इन इनसाइडर ट्रेडिंग प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में भी समझ में आ गया। कंपनीज एक्ट 2013 में भी बताया गया है कि यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज सेटअप होता है इसमें एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो कि विसिल ब्लोअर्स की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। जो भी विसिल ब्लोअर्स ने कंप्लेंट्स लिखाई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए कि उनने जो भी कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को किया गया है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।